मेडिकल चलो। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस ऑफ हेडेक। अगर कोई हेडेक का केस आता है डॉक्टर के पास तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, किस तरह से डायग्नोसिस बनाता है, उन चीज़ों को इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की। और हिस्ट्री में सबसे पहला इसमें दिया गया इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब ये हुआ कि कौन से हेडेक्स जो है ज़्यादा कॉमन है लोगों में, वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। जैसे एंजाइटी हेडेक, माइग्रेन और बुखार की वजह से, दर्द, साइनसाइटिस वगैरह की वजह से, या फिर आइज़ में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से सर दर्द ज़्यादा हुआ करते हैं। ये ज़्यादा कॉमन कंडीशन है जो लोगों में पाई जाती है, एंजाइटी, माइग्रेन और ये तीन चीज़ें, ये मोस्ट कॉमन कॉज हैं हेडेक के। दूसरा हम जाते हैं एज, कौन से एज ग्रुप में कौन सा हेडेक ज़्यादा कॉमन है। सबसे पहले हम 3 to 16 ईयर्स यानी चिल्ड्रन में देखते हैं। इनमें माइग्रेन ज़्यादा मिल सकता है, फैटीग, थकान की वजह से सर दर्द हो सकता है, फिर साइकोजेनिक हो सकता है। ठीक है, पोस्ट ट्रामेटिक, क्योंकि इस एज में बच्चे खेलते हैं, घूमते फिरते हैं, तो उसमें चोट लगने की वजह से भी हेडेक हो सकता है। दूसरा है एडल्ट, 17 से 65 साल की उम्र के लोग, इनमें जो है टेंशन हेडेक हो सकता है। टेंशन, इमोशनल टेंशन है तो इसकी वजह से हेडेक पाया जा सकता है। माइग्रेन है, क्लस्टर हेडेक है। क्लस्टर हेडेक तो जानते होंगे कि वन साइडेड पेन होता है और ये आँख के पास दर्द होता है। फोनोफोबिया, फोटोफोबिया भी इसमें मिलता है, ये भी वन साइडेड ही होता है। पोस्ट ट्रामेटिक, इसमें भी चोट लग सकती है, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। ट्यूमर हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है सी, जो है 65 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग जो एल्डर हैं, उनको जो है सर्वाइकोजेनिक प्रॉब्लम हो सकती है। और क्रोनिक टेंशन है, बहुत ज़्यादा पुराना टेंशन है उनको जो है, उसकी वजह से हेडेक पैदा हो सकता है। या फिर ग्लूकोमा जो है हो जाता है एल्डरली लोगों में। ग्लूकोमा जानते होंगे, आई की डिजीज़ है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से हेडेक फील हो सकता है। क्लस्टर हेडेक भी पाया जा सकता है इन लोगों में, या फिर माइग्रेन, कंटिन्यूइंग माइग्रेन की वजह से ऐसा हो सकता है। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर है ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ द हेडेक, कि जो हेडेक हो रहा है वो कब से हो रहा है और कितना ड्यूरेशन हो चुका है। इसमें जो है एक्यूट है और दूसरा है रिकरेंट या फिर क्रोनिक हेडेक। एक्यूट वाला जैसे आप जानते हैं, एक्यूट कंडीशन अभी कुछ दिन का है, और जो क्रोनिक होता है या फिर रिकरेंट होता है ये हमारा कुछ महीनों से या फिर कुछ ज़्यादा हफ्तों से हो गया है, तो ये क्रोनिक होता है। एक्यूट हेडेक जो होता है इसमें कोई अलग अलग कॉजेज़ होते हैं। एक्यूट अगर हेडेक जो हो रहा है इसके पीछे, अब इसमें जो है ट्रामा है। आप जानते हैं अगर सर पे चोट लगेगी हेडेक हो शुरू हो जाएगा बहुत ही जल्दी। स्पॉन्टेनियस इंट्राक्रेनियल हेमरेज, जो इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया है इसकी वजह से फ़ौरन ही दर्द शुरू हो जाएगा, हेडेक शुरू हो जाएगा। हाइड्रोसेफलस की कंडीशन में, ये एक्यूट कंडीशन में ही हेडेक होगा। टॉन्सिलर इम्पैक्शन हो जाए या फिर सेरिबेलर टॉन्सिल जैसे होते हैं, उसमें अगर हर्निएशन हो गया और वो हर्निएट करके ऊपर ब्रेन में जो है एक दबाव बनाने लगता है, प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हेडेक हो सकता है। सब आर्कनॉइड हेमरेज की कंडीशन में, मेनिंजाइटिस में। और एक होता है थंडर क्लैप हेडेक, जिस तरह से थंडर यानी कि जो आवाज़ गूंजती है, बिजली कड़कती है जो, तो उसकी जो आवाज़ होती है उसी तरह जितना तेज़ी से उसकी आवाज़ आती है उसी तरह से ये जो है 60 सेकंड के अंदर ही हेडेक शुरू हो जाता है। बहुत ही तेज़ होता है, इंटेंस, सीवियर, एक्यूट जो है इंटेंसिटी के साथ हेडेक होता है। ये किस वजह से हो सकता है, सब आर्कनॉइड हेमरेज की कंडीशन में होता है, या फिर ये रिवर्सिबल वेसोस्पाज्म में देखा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा है रिकरेंट या फिर क्रोनिक हेडेक। रिकरेंट या क्रोनिक हेडेक क्या होते हैं, ये ज़्यादातर मतलब 2 ही 3 इसमें बताए गए हैं। माइग्रेन जो है बहुत ही एक क्लासिकल कंडीशन है जो क्रोनिक होता है, या फिर माइग्रेन के साथ टेंशन हेडेक भी साथ में शामिल हो जाता है कुछ लोगों में। और तीसरा है डेली कंटिन्यूअस हेडेक, यानी रोज़ लगातार दर्द होता रहता है, कोई कॉज नहीं पता चल पाता है, टेंशन हेडेक होता है ये। तो ये 3 जो है क्रोनिक कंडीशन में दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे कैरेक्टर की, किस तरह के कैरेक्टर उससे हम पहचान सकते हैं ये हेडेक कौन सा है। नंबर 1 पर है पल्सेटिंग या थ्रपिंग हेडेक। पल्सेटिंग या थ्रपिंग का मतलब होता है सर दर्द जो है बहुत ही चुभने वाला, जिस तरह से बीट होती है, हार्ट बीट आप जानते हैं, उस तरह से एक इसकी बीट उठती है, धमक जैसी पैदा होगी, रह रह के दर्द उठेगा, धमक होगी सर के अंदर,
तो इस तरह का जो दर्द होता है उसे पल्सेटिंग या थ्रबिंग हेडेक कहते हैं। बहुत तेज़ होता है। ये किस वजह से हो सकता है? फीवर्स में होता है, माइग्रेन में हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है, या फिर मेनिंजाइटिस की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट वन है मोस्ट इंटेंस हेडेक। ये भी बहुत ही ज़्यादा शदीद, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ करते हैं। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? सब अरेकनॉइड हेमरेज हो सकता है, माइग्रेन है, फीवर है, मेनिंजाइटिस है और हाइपरटेंशन है। नेक्स्ट है पैरोक्सिस्मल इन द न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया में जो हेडेक होते हैं पैरोक्सिस्मल होते हैं। इनका एक अटैक होता है, आकर के ख़त्म हो जाते हैं। डी साइकोजेनिक हेडेक। साइकोजेनिक हेडेक ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से होते हैं इस तरह के दर्द। नेक्स्ट वन है इसके बाद पेन विद इंट्राक्रेनियल ट्यूमर। अगर इंट्राक्रेनियल ट्यूमर है तो उसमें भी पेन हुआ करता है, ठीक है। इसका दर्द कैसा होता है? डीप होगा, नॉन थ्रॉबिंग होगा, मतलब गहरा लगेगा, बहुत ही गहराई में है, और थ्रॉबिंग नहीं होगा, पाउंडिंग नहीं होगी, पल्सेट जिस तरह से ये वाला जो ऊपर वाला दर्द था ऐसा नहीं होगा, ये नॉन थ्रॉबिंग होगा, ठीक है। और ये डल एक्टिंग होगा, यानी दर्द जो इसमें होगा वो भारी भारी सा होगा, बहुत तेज़ दर्द नहीं होगा, भारी भारी सा होगा। और कब महसूस होगा? जब मरीज़ सो कर के उठेगा तब उसे सर में जो है भारी भारी सा दर्द मालूम होगा। ये कुछ मिनट से कुछ घंटों तक हुआ करता है। ये हमारा था इंट्राक्रेनियल ट्यूमर का हेडेक। अब है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक तो जानते हैं आप, टेंशन हेडेक ये दोनों तरफ होता है सर के, मतलब पूरे सर में होता है। और इसमें बैंड या कैप लाइक प्रेशर, ऐसा लगेगा कि कुछ बैंड बंधा हुआ है सर के अगले हिस्से पर पूरे में, या फिर कैप बंधी हुई है, तो उससे वो लगेगा इस तरह से प्रेशर उसके सर में फील हो रहा है। ये कांस्टेंट हेडेक होता है और शार्प हेडेक होता है। तेज़ दर्द होगा फिर कम हो जाएगा, इस तरह से दर्द होता है। ये शाम के वक्त में दर्द बढ़ता है, तो टेंशन हेडेक है, शाम में ज़्यादा महसूस होगा। अगला है ट्रैक्शन हेडेक। ट्रैक्शन हेडेक भी हम इससे पहले बता चुके थे क्या होता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा शदीद जो है दर्द जो है ख़तरनाक होगा, तेज़ होगा, और मरीज़ इसकी वजह से सोकर जाग जाएगा और उठते ही ये दर्द ख़त्म हो जाता है। ये ट्रैक्शन हेडेक था और इसके कैरेक्टर्स हमने पहले बताए थे। नेक्स्ट है ड्यू टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से भी जो हेडेक होता है वो हम बता रहे हैं। ये डल एक होता है, भारी भारी सा दर्द होगा, ठीक है, मतलब शार्पनेस नहीं होगी इसमें। ये मॉर्निंग में ज़्यादा हुआ करता है, ठीक है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से जो है मॉर्निंग में ज़्यादा होगा। और अगर कोई मरीज़ ये जो है जिसके ये होगा इस वजह से, तो उसके खांसने पर ये बहुत बढ़ जाएगा, खांसने पर, या फिर मुड़ता है आगे या पीछे, बेंडिंग पर, या स्ट्रेनिंग हो रही है उसकी बॉडी पर, उसकी वजह से ये बढ़ जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं 5th नंबर पर, साइट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किस जगह पर हेडेक हो रहा है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या ये पूरे सर में फैला हुआ या फिर एक लोकल जगह पर है। अक्सर जैसे अगर कोई लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी एक ख़ास जगह पर ही हेडेक हो रहा है, तो उसके पीछे कोई एक ऑर्गेनिक कॉज हुआ करता है, यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि वो इसके नतीजे में वहाँ पर दर्द हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जो साइकोजेनिक हेडेक हुआ करते हैं, साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हेडेक होते हैं, वो हमेशा क्या होता है? डिफ्यूज़ टाइप के होते हैं, यानी कि इनका कोई ख़ास जगह नहीं होती, पूरे सर में फैले हुए होते हैं। पहले ये शुरुआत इनकी होती है नेक में और ऑक्सीपिटल रीजन में। नेक और ऑक्सीपिटल रीजन के बाद ये पूरे सर में फैल जाते हैं। नेक्स्ट है डिफ्यूज़ टाइप। यही यानी कि डिफ्यूज़ टाइप और भी हेडेक्स जो होते हैं वो डिफ्यूज़ हुआ करते हैं, यानी कि इनका कोई ख़ास जगह नहीं, पूरे सर में फैले हुए होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर दर्द हो रहा है तेज़, पूरे सर में ही होते हैं। वो कौन कौन से हैं? हाइपरटेंशन की वजह से हो सकते हैं, सेरेब्रल ट्यूमर की वजह से हो सकते हैं, या फिर टॉक्सिक, जो हमने पीछे टॉक्सिक जो कंडीशंस बताई थी, जैसे यूरेमिया था, फीवर्स थे, और भी चीज़ें थी, या फिर इंटेस्टाइनल स्टेसिस था, गॉल ब्लैडर डिजीज़ थी। इन सब चीज़ों की वजह से जो हो रहे थे वो डिफ्यूज़ टाइप के हेडेक हो सकते हैं। इनफेक्टिव या फिर इन्फेक्शन की वजह से हेडेक हो रहा है तो भी डिफ्यूज़ टाइप होगा। अगला है यूनिलैटरल हेडेक इन द टेम्पल। अगर टेम्पोरल रीजन में बस एक ख़ास जगह पर टेम्पोरल रीजन में हेडेक हो रहा है, यूनिलैटरली हो रहा है, तो उसके पीछे की कॉज हो सकता है टेम्पोरल आर्थराइटिस हो सकता है, या फिर इंट्राक्रेनियल रीजन में इन्फ्लेमेशन हो गया है या कंप्रेशन हो गया है उसी जगह पर, तो हो सकता है कि ये इस तरह से हो। अगला है साइनस अटैक। साइनस अटैक तो आप जानते ही हैं कि
साइनोसाइटिस की वजह से हो सकता है, साइनस डिजीज़ की वजह से होता है। इसकी शुरुआत इन फ्रंट ऑफ हेडेक होती है, सर के सामने होता है, उसके बाद ये दर्द इधर उधर फैल सकता है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर हेडेक। पोस्टीरियर हेडेक का क्या मतलब है? सर के पीछे वाले हिस्से में, ऑक्सीपिटल रीजन में दर्द होता है और ये कभी कभी शोल्डर तक फैल जाता है। तो इस तरह के दर्द मसल टेंशन की वजह से हुआ करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है 6th नंबर है प्रोवोकिंग एंड एग्रेवेटिंग कॉजेस, यानी कि वो कॉजेस जिनकी वजह से हेडेक बढ़ता है या कम होता है। नंबर 1 है माइग्रेन। माइग्रेन जो है कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर मरीज जाएगा तो उसमें ये बढ़ेगा। और भी इसके पीछे वो होते हैं, जैसे ज़्यादा तेज़ लाइट में या फिर तेज़ आवाज़ में, इनमें भी बढ़ते हैं। दूसरा है साइनस अटैक। साइनस अटैक क्या होता है कि मरीज़ पहली बार जब जैसे ही लेटेगा तो ये तेज़ हो जाएगा, जैसे लेटेगा तुरंत तेज़ हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, सर का दर्द हल्का हो जाएगा लेटने के थोड़ी देर के बाद। तो ये साइनस अटैक की ये एक मतलब पहचान है। इंट्राक्रेनियल ट्यूमर। इंट्राक्रेनियल ट्यूमर की वजह से जो हेडेक होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ही थोड़ी सी पोजीशन चेंज की जाएगी मरीज़ की, या फिर उसका हेड जो है शेक करता है, वो हेड सर हिल जाता है या हिला देता है, तो उससे क्या होगा, हेडेक बढ़ जाएगा। इंट्राक्रेनियल ट्यूमर की वजह से होने वाला हेडेक। अगला है मसल कॉन्ट्रैक्शन हेडेक। मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर हेडेक हो रहा है तो क्या होगा, इसको अगर हम हेड और नेक के मूवमेंट करा देंगे तो उससे कम हो जाएगा। नेक्स्ट है साइकोजेनिक हेडेक। साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से इमोशनल स्ट्रेस और मेंटल फटीग में ये बढ़ जाएगा। दूसरा अगला है वेस्कुलर या इन्फ्लेमेटरी हेडेक। इंट्राक्रेनियल ओरिजिन वाला अगर है ये, इंट्राक्रेनियम में वेस्कुलर और इन्फ्लेमेटरी हेडेक हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि कफिंग और या फिर बॉडी में कोई स्ट्रेनिंग जोर डालने बॉडी पर या खांस रहे तो उससे ये बढ़ जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे एसोसिएटेड सिम्टम्स। हेडेक के साथ में दूसरे सिम्टम्स भी जो होते हैं जिसकी वजह से हमें पहचान होती है कि जी किस तरह का हेडेक हो सकता है। नंबर 1 है नौशिया का होना, एनोरेक्सिया का होना या वॉमिटिंग, इन 3 चीज़ों का होना जैसे माइग्रेन में अक्सर कर देखा जाता है। हालांकि कभी कभी माइग्रेन बिना नौशिया वॉमिटिंग के भी होता है। क्लासिकल माइग्रेन में ऐसा होता है, नौशिया और वॉमिटिंग मिलेगा। उसके बाद आती है बात ब्रेन ट्यूमर की। ब्रेन ट्यूमर में क्या होता है कि नौशिया के बगैर ही वॉमिटिंग होती है। नौशिया तो आप जानते हैं, मतली उल्टी जैसा महसूस होना। ब्रेन ट्यूमर में ऐसा नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, डायरेक्ट वॉमिटिंग होगी। अगला है नो वॉमिट्स। ऐसे कौन से हेडेक जिसमें वॉमिटिंग नहीं होती है? साइनस की वजह से या फिर आई डिजीज़ की वजह से जो हेडेक होती है उसमें वॉमिटिंग का सेंसेशन नहीं होता, ना ही वॉमिटिंग होती है। तीसरा है विजुअल डिस्टर्बेंसेस। विजुअल डिस्टर्बेंसेस किस में होते हैं, मतलब हमारे जो आई रिलेटेड प्रॉब्लम से माइग्रेन में हो जाता है, ठीक है। फिर डी है डिप्रेशन और एंजाइटी। डिप्रेशन और एंजाइटी वाली कंडीशन हमें साइकिक हेडेक में मिलेगी। अगला है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, नेज़ल डिस्चार्ज है या फेरेंजियल डिस्चार्ज है, ये सारी चीज़ें हमें साइनोसाइटिस वाले हेडेक में देखने को मिलेंगी। अगला है फेशियल पेन। फेशियल पेन यानी चेहरे के ऊपर भी दर्द हो रहा है और हेडेक भी हो रहा है। तो इनके पीछे की जो कॉजेज़ हैं, जैसे टेंशन हेडेक है, इसमें ऐसा हो सकता है, माइग्रेन में हो सकता है, या फिर इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर की कंडीशन में भी होगा, या फिर पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। हर्पीज इन्फेक्शन हुआ था उसके बाद न्यूरल्जिया हुआ, उसमें जो है हेडेक और फेशियल पेन हो सकता है। अगला है नेक्स्ट पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया हमारा एसोसिएटेड सिम्टम्स। अगला है स्लीप। स्लीप से रिलेटेड भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है हेडेक में। जैसे मेनिंजियल हेडेक्स में क्या होता है कि नींद नहीं आती, नींद बिल्कुल गायब हो जाती है। अगला है जैसे एंजाइटी हुआ, किसी को एंजाइटी की वजह से हेडेक हुआ, तो इस कंडीशन में भी इंसोम्निया बहुत लंबे टाइम तक बनी रह सकती है, इंसोम्निया रहती है ऐसे मरीज़ में। लास्ट पॉइंट बचा है इसका हमारा फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी को माइग्रेन है तो हम पता लगा सकते हैं कि उसकी फैमिली में भी किसी को हो सकता है, कि फैमिली हिस्ट्री में देखने को ये मिल सकता है। अब हमारा जो है ये पॉइंट कंप्लीट हो गए। ये सारे हमारे आए हैं किसके अंडर में, ये जो है कैरेक्टर, साइट एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया और एसोसिएटेड सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें यहाँ तक, ये सब हिस्ट्री में थे। हिस्ट्री जो हमारा मेन टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।